समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। गुनाह न होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है बस खुदा ही तो जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। और इसमें एक शेर है कि हम अच्छे थे पर उनकी नजरों में सदा बुरे रहे। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आप बार बार मुझसे तकरीबन 1 महीने से मिन्नतें कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर काइंडली चैप्टर नंबर 6 शुरू करा दें। आज वो दिन आ गया है। चैप्टर नंबर 6 के पहले लेसन में हम कुछ बेसिक चीजें आपको आज सिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है केमिकल इनर्जेटिक्स। हम इस चैप्टर के नाम को भी समझेंगे, मगर उससे पहले हम एक डेफिनेशन समझेंगे जो कि थर्मोडायनेमिक्स की है। ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये जो लफ्ज है ना थर्मोडायनेमिक्स, ये 2 ग्रीक लफ्ज से निकला है। एक है थर्मस, थर्मस ये ग्रीक वर्ड है, और थर्मोस का मतलब होता है हीट। ओके, और दूसरा इसमें लफ्ज है डायनेमिक्स। ठीक है, एक तो लफ्ज है थर्मोस जिसका मतलब है हीट, और दूसरा लफ्ज है इसमें डायनेमिक्स। ये लफ्ज भी ग्रीक वर्ड है। डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या मूवमेंट या मोशन। ठीक है ना जी। तो अगर हम इन लफ्जों से देखें तो थर्मोडायनामिक्स का लफ्जी मतलब बनता है फ्लो ऑफ हीट, मोशन ऑफ हीट। ठीक है, मगर हमारी टेक्स्ट बुक को भी तो हमने फॉलो करना है। हम अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन आपको पढ़ा रहे हैं, और वो डेफिनेशन पता क्या कहती है? वो कहती है द ब्रांच ऑफ साइंस। मतलब ये जो थर्मोडायनामिक है, ये तेरी मेरी किसी छोटी मोटी चीज की ब्रांच नहीं है, बल्कि दैट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, जिसमें आप डील करते हैं किसको? विच डील्स विद रिलेशनशिप, ताल्लुकात, रिलेशन, relationships, which deals with relationships between heat and heat and other forms of energy, other forms of energy. This is called thermodynamics. मतलब हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन बनती है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with relationship between heat and other forms of energy. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हीट और दूसरी एनर्जी की फॉर्म्स के आपस में रिलेशनशिप यानी ताल्लुकात को स्टडी करते हैं, इसको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। इस बुक के इसी चैप्टर के पहले पैराग्राफ के एंड में इस थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन और इसकी इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स के अंदर और उसके बाद इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री में इसके बहुत ज्यादा इस्तेमालात और एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो उसके बाद हम एक और बात पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट एलोज अस, कौन इट यानी थर्मोडायनेमिक्स एलोज अस, ये हमें इजाजत देती है टू प्रिडिक्ट, ताकि हम पेशन गोई करें, मालूम करें स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन? इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक की हेल्प से हमें ये मालूम हो सकता है कि गिवन कंडीशन पर फलां रिएक्शन होगा या नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है रिएक्शन होगा, और नॉन स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रिएक्शन नहीं होगा। तो थर्मोडायनामिक की मदद से हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जब भी पेपर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पूछा जाए कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक या डिफाइन थर्मोडायनामिक, तो ये 3 बातें आप लिखेंगे। ये तीनों बातें हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, आगे पीछे लिखी हुई हैं, मैंने उन्हें इकट्ठा करके आपके लिए लिख दिया है। अब हम आगे चलते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री दूसरी टर्म है। ये थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है बताता हूं। थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जी, थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री that concerned with
study of quantity of heat energy absorbed or evolved during physical और केमिकल चेंज। आइए इसको समझते हैं। ये जो थर्मोकेमिस्ट्री है ये थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं मैं बताता हूं। दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। बताऊं फिजिकल चेंज क्या है? आइस को मेल्ट करें वो वाटर में तब्दील हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। सेम इसी तरह से अगर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का आपस में रिएक्शन कराएं तो वाटर बन जाए, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो किसी भी फिजिकल चेंज या किसी भी केमिकल चेंज के दौरान एवॉल्व होने वाली, खारिज होने वाली या फिर एब्जॉर्ब जज्ब होने वाली अमाउंट ऑफ हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट की स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, तुम हमें थर्मोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? हमारे चैप्टर का नाम तो केमिकल एनर्जेटिक्स है। अरे रुक जाओ, थोड़ा सुनो तो सही, मैं आगे बोलने लगा हूं। यारो मैंने लिखा है इट इज आल्सो नोन एज एनर्जेटिक्स, मतलब आप थर्मोकेमिस्ट्री को एनर्जेटिक्स भी कह सकते हैं। और अगर केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं आप, केमिकल रिएक्शन से इवॉल्व होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली हीट को आप स्टडी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको सिर्फ एनर्जेटिक्स नहीं बल्कि अपने चैप्टर का जो नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स वो पुकारेंगे। जी हो गया सर जी, समझ आ रही है। अब आगे देखना, इट इज आल्सो नोन एज एनर्जेटिक्स एंड लार्जरी बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये वही है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि energy can neither be created nor destroyed, that is called first law of energy, या सॉरी that is called law of conservation of energy एंड आल्सो इसी को ही कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक हो गया। तो ये जो थर्मोकेमिस्ट्री होती है ये ज्यादातर किस पर बेस कर रही है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस कर रही है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कई किस्में हैं, कई केसेस हैं। एक केस हमारी इस बुक में पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होगा हेसेस लॉ, अ स्पेशल केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी हम इस चैप्टर में एक लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है हेसेस लॉ, और वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही केस है। ओके, और वो है क्या? ये जो हेसेस लॉ है दैट इज अ बेस्ट टूल इन केमिस्ट हैंड। ये केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ाने वालों के हाथों में एक बेस्ट बेहतरीन पुर्जा है। टूल का मतलब क्या होता है? पुर्जा। हाँ, तो विद मैनी यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है दैट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक बेस्ट टूल यूज होता है जिसकी मदद से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, और उस टूल का नाम क्या है? हेसेस लॉ। और हेसेस लॉ किसकी शक्ल है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही एक शक्ल है। तो अब तक जितना हमने पढ़ा ये हमारे चैप्टर नंबर 6 के पहले पेज के पहले पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन थी बॉयज एंड गर्ल्स। आइए आगे चलते हैं। अब मैं इससे पहले के हमारे इस चैप्टर में जो जो पढ़ाया गया है मैं आपको पढ़ाऊं, दो डेफिनेशनें जो इस चैप्टर में डेफिशिएंसी पे हैं मैं उनको जरूर बताऊंगा। एक है सिस्टम क्या होता है और दूसरा है सराउंडिंग किसे कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग, आइए दोनों की डेफिनेशंस लिखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम? आइए लिखते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज, इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में, एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी, एनीथिंग विच इज अंडर स्टडी या अंडर कंसीडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन। आप एक ही लफ्ज लिख लें, एनीथिंग विच इज अंडर विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। आइए जरा जो है इसकी मिसाल लेते हैं कि सिस्टम में क्या हो, समझाना चाहता है हमें। तो हमारे पास एक कप है, इस कप में चाय है। मैंने पूछा तुम क्या बना सकती हो? वो कहने लगी मैं तो बस अपनी जिंदगी में दो ही चीजें बना सकती हूँ, एक सेल्फी लेते हुए मुंह बना लेती हूँ और दूसरा सिर्फ चाय। पियोगे क्या? हमने कहा मुंह को छोड़ो, चाय ले आओ, क्योंकि आपको पता है उस्तादों का डीजल ही चाय है। बगैर चाय के उस्ताद चल ही नहीं सकता। जो उस्ताद है ना वो बगैर चाय के नहीं रहता। जो उस्ताद है वो चाय नहीं पीता, वो उस्ताद ही नहीं है। कौन जाने चाय का स्वाद। अशरफुल मशरूबात में से ये है। जैसे अशरफुल मखलूक इंसान है, वैसे मशरूब का जो अशरफ मशरूब है वो चाय है। चाय तो इस कप में क्या है?
इस कप में टी है, चाय है, और इस चाय को हम स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ इस चाय को, तो ये चाय हमारा सिस्टम होगा। सर जी क्या कप भी हमारा सिस्टम होगा? आंसर है नो, कप हमारा सिस्टम नहीं है। तो फिर कप क्या है? रुक जाओ, अभी बताता हूं, ठहरो जरा, सबर करो। सराउंडिंग की डेफिनेशन लिखूंगा तो कप के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। एवरीथिंग, हर चीज, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इन दिस यूनिवर्स लिखें या सिर्फ ऐसे ही लिख दें, एवरीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, हर चीज सिस्टम के अलावा, यानी जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं वो तो है हमारा सिस्टम, सिस्टम के अलावा बाकी तमाम चीजें वो सराउंडिंग कहलाती हैं। मतलब इस गिवन एग्जांपल में ये जो सिस्टम है वो चाय है, टी है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं चाय को, उसके अलावा बाकी चीजें, मतलब ये कप, ये जिस टेबल पे पड़ा हुआ है वो टेबल, मैं, आप, इर्द गिर्द पड़ी हुई चीजें, चम्मच, जो भी चीजें साथ में रखी हुई हैं सारी, और ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात ही सराउंडिंग कहलाएगी, सिवाय उस चाय के। वो चाय क्या है? सिस्टम है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब हम आगे चलते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में जो मेन चीज पढ़ाई गई है दैट इज एंथैल्पी किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में एंथैल्पी की जो एक डेफिनेशन है, मगर हमने इसकी तीन डेफिनेशन लिखी हुई हैं, उसकी भी कोई खास वजह है। इन तीनों में से, ये तीनों डेफिनेशन एंथैल्पी की बिल्कुल ठीक हैं, तीनों में से जो आपको खूबसूरत लगे या पसंद आए वही आपने क्लिक करनी है, उसी को आपने अपनी टेक्स्ट बुक पे लिख लेना है, उसी को आपने याद करना है। तो एंथैल्पी जो होती है इसको हीट कंटेंट कहा जाता है, शॉर्टकट में हीट कंटेंट, हीट की मिकदार, हीट कंटेंट। आओ मैं जरा समझाता हूं। ये ना चाय है, ये चाय हमारा क्या है? सिस्टम है। इस चाय के अंदर जो हीट स्टोर्ड है, यानी जो हीट की मिकदार या जो थर्मल एनर्जी इस चाय के अंदर है, उसे नाम दिया जाएगा एंथैल्पी ऑफ दिस सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ टी, और या फिर आप उसे सिंपल क्या कहेंगे? हीट कंटेंट ऑफ टी। ओके हो गया? ओके हो गया सर जी। अब हम जरा इसकी तीनों डेफिनेशनें देखते हैं। सबसे आसान डेफिनेशन जो है वो ये दूसरे नंबर वाली है। मैंने क्या लिखी? द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी। किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी की मिकदार को क्या कहते हैं? एंथैल्पी या हीट कंटेंट। एक तो ये डेफिनेशन। दूसरी देखें, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सब्सटेंस, वही बात कि किसी सब्सटेंस में पाई जाने वाली एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड इट्स हीट कंटेंट और एंथैल्पी। अब ये देखें, किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी या हीट कंटेंट। अब किस वजह से स्टोर्ड है? देख, दो चीजों की वजह से, एक इट्स स्ट्रक्चर और दूसरा इट्स फिजिकल स्टेट। हर सब्सटेंस किसी ना किसी फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, कोई सॉलिड में है, कोई लिक्विड में है, तो कोई गैस में है। तो सॉलिड में जो होगा उसकी अपनी एनर्जी होगी, उसकी अपनी हीट होगी, जो लिक्विड में होगा उसकी अपनी थर्मल एनर्जी होगी, गैस वाले की अपनी थर्मल एनर्जी होगी। और दूसरा जो एनर्जी होती है ना, वो स्ट्रक्चर की वजह से स्टोर्ड होती है। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखे ना, कोई भी चीज है उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है उसके अंदर मौजूद बॉन्ड की वजह से होता है। अगर बॉन्ड की टाइप या बॉन्ड की तादाद बदल जाए तो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टेट की वजह से किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी को, हीट एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। ओके, अब जरा हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी देखते हैं फार्मूले के तौर पर। ये बात याद रखना कि एंथैल्पी को H से जाहिर करते हैं, H से, ठीक है? हाँ जी। और ये भी याद रखना, ये जो H या एंथैल्पी होती है ये सिस्टम की होती है, सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है? अच्छा जनाब, अब आप आगे देखें, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है ये वाली, इसे हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी कह सकते हैं। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी E and product of pressure and volume PV is called enthalpy of the system। देखो भाई, एंथैल्पी को किससे जाहिर करते हैं? H से जाहिर करते हैं, ठीक है? that is equal to sum of internal energy E plus product of pressure and volume। ये फार्मूला है किसका? एंथैल्पी का, कि एंथैल्पी बराबर होती है सम माने मजमुआ दो चीजों का, एक इंटरनल एनर्जी और दूसरा प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रब
P और V प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट प्लस E क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब आपको समझना होगा कि ये इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मैं बताता हूं। इंटरनल एनर्जी की मैंने ये हेडिंग दी है इंटरनल एनर्जी। तो पता है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है इंटरनल एनर्जी की? इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन बनती है ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो एनर्जीज की टाइप्स हैं, जैसे ज्यादातर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और भी थोड़ी बहुत जो एनर्जीज हैं उनकी जो उनका जो सम है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने जो डेफिनेशन लिखी है एंथैल्पी की, वो यही लिखी है जो कि इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन है, क्योंकि एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी के साथ प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी ऐड हो जाता है। आपकी बुक वाले ने पता क्या किया है? उसने उसने एंथैल्पी को इंटरनल एनर्जी ही कह दिया है। उसने प्रेशर और वॉल्यूम को साथ में शामिल नहीं किया। उसने कहा जो इंटरनल एनर्जी है वही एंथैल्पी है, यानी वो सिंपल करके कहना चाहता है कि किसी भी सब्सटेंस में स्टोर्ड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज, तमाम जितनी भी एनर्जीज हैं, उन तमाम एनर्जीज का जो सम है उसे एंथैल्पी कहते हैं। वो भी ठीक है किताब वाली। तो सर ये तो 4 डेफिनेशनें हो गई। जी बिल्कुल 4 ही हो गई, एक आपकी किताब वाली, ठीक है, एक ये और एक ये। जो भी आप अच्छी आपको पसंद हो, ये वाली कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि सारी ही कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सारी ही आसान हैं और बिल्कुल ठीक-ठाक है। मगर बेस्ट और असल जो एंथैल्पी की डेफिनेशन है वो यही तीसरे वाली बनती है। एच, और बदकिस्मती से हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी हुई, H इज इक्वल टू E प्लस PV। ओके हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गई एंथैल्पी। अब हम देखते हैं कि एंथैल्पी चेंज किसे कहते हैं। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? अब समझना, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, फर्ज करें ए और बी आपस में मिलके बना रहे हैं सी और डी, ठीक है, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम आर से और प्रोडक्ट को पी से जाहिर करते हैं। अच्छा, इन रिएक्टेंट की अपनी कोई ना कोई हीट होगी, इन रिएक्टेंट की अपनी कोई ना कोई एंथैल्पी होगी, इन रिएक्टेंट की अपनी कोई ना कोई एनर्जी होगी। हम उसे जाहिर करेंगे एच आर से, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी जो हीट या इनकी जो एंथैल्पी होगी उसे हम जाहिर करेंगे HP से। ठीक हो गया। तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, प्रोडक्ट की भी अपनी एनर्जी है। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बराबर नहीं हो सकती। रिएक्टेंट की और एनर्जी होती है, प्रोडक्ट की और एनर्जी होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज आता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, तो इस हीट में भी चेंज आता है, यानी कि इसकी जो एंथैल्पी है वो और है, इसकी जो एंथैल्पी है वो और है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंथैल्पी में भी चेंज आएगा। जो एंथैल्पी में चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज, और उसे हम जाहिर करते हैं डेल्टा H से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस फार्मूले की मदद से हम एंथैल्पी यानी चेंज इन एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन देखना, द नेट एनर्जी जो कि हीट की शक्ल में होती है, which is evolved or absorbed during a chemical reaction at constant temperature and pressure is called enthalpy change। समझ आई? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, वो केमिकल रिएक्शन जैसे कि ये हो रहा है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर होना चाहिए। जब कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है तो उस दौरान उसमें या तो हीट एवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एवॉल्व हो या एब्जॉर्ब हो, दोनों की सूरत हाल सॉरी, तो उसमें जो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो एवॉल्व होती है हीट या एब्जॉर्ब होती है हीट, उसकी मिकदार को एंथैल्पी चेंज कहते हैं और उसे डेल्टा H से जाहिर करते हैं। और ये जो डेल्टा H है दैट इज इक्वल टू हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इस तरीके से आप इसका फार्मूला लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो एंथैल्पी चेंज है, यानी जिसे हम कहते हैं कि हीट जो एवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें दो केस होते हैं, यानी दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस और दूसरा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। आइए हम देखते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सो माने बाहर जाना, एक्सो, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज, देखिए यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है प्रोसेस, मतलब वो रिएक्शन भी हो सकता है, वो कोई फिजिकल चेंज भी हो सकता है। केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज इन विच, जिसके अंदर हीट इज इवॉल्व्ड, हीट खारिज होती है,
ठीक है, हीट इज evolved फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में यानी कि सिस्टम से इर्द गिर्द फैल जाए, रिलीज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और आइए आगे देखिए, मैंने कुछ बातें लिखी हैं, इन सच रिएक्शंस। अब ना वो प्रोसेस से फिर रिएक्शन पे आ गया, क्योंकि ज्यादातर हम इस चैप्टर में केमिकल इनर्जेटिक्स है ना इस चैप्टर का नाम, तो हम इसमें फिजिकल प्रोसेस तो नहीं पढ़ेंगे, ज्यादातर हम इनमें केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। इसलिए वो लिखता है कि इन सच रिएक्शन, इन रिएक्शन में जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट होती है, ठीक है, वो होती है ज्यादा, बल्कि सॉरी अब वो होती है कम, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो होती है ज्यादा। मतलब अब समझना, रिएक्टेंट की हीट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट अपनी हीट निकाल के प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब हीट निकाल के प्रोडक्ट में चले गए, तो रिएक्टेंट ने अपनी हीट बाहर निकाली है, तभी वो प्रोडक्ट में गए हैं, तो प्रोडक्ट की जो हीट होगी वो कम होगी और रिएक्टेंट की क्या होगी, ज्यादा होगी। आगे देखें, सच रिएक्शंस इन्वॉल्व आ लोअरिंग ऑफ एंथैल्पी। मतलब तो इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं कि देखें, हमारे पास एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टेड इनटू B, ठीक है। अब A जो है ये रिएक्टेंट है और B जो है ये प्रोडक्ट है। तो A की जो एनर्जी है, हीट है, वो है, फर्ज करें A की जो हीट है यानी HR, वो है, फर्ज करो जो है 100 किलो जूल पर मोल, ओके। और जो प्रोडक्ट हैं इनकी जो हीट है वो है एंथैल्पी, वो है 70 किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल पर मोल जो है ये एंथैल्पी का यूनिट होता है। अच्छा, अब देखना, ये 100 से 70 में चला गया, इसका मतलब एंथैल्पी में कमी आई है, यानी रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है HR वो 100 है, और प्रोडक्ट की यानी HP जो एंथैल्पी है वो कितनी है, 70। लोअर हुआ है एंथैल्पी में कमी आई है। अब ये एंथैल्पी में कमी कब आएगी, हमें वाज़े नजर आ रहा है कि दिस ऑलवेज टेक प्लेस, ये उस वक्त होता है बाय रिलीज ऑफ हीट, जब हीट रिलीज हो जाएगी। 100 से 70 में जाना है तो 30 किलो जूल पर मोल रिलीज हो गई, तो इसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एक मजेदार बात आपको बताऊं, इसको मैथमेटिकली इस तरह शो करते हैं, डेल्टा H यानी चेंज इन हीट जो रिलीज हुई, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट पहले लिखना है, रिएक्टेंट बाद में लिखना है, यह है इसका रिलेशनशिप। ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक आप अगर पुट करें ना HP की जगह 100 और HR की जगह 70, तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, -30 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आएगा। अब ये जो माइनस का साइन है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये हमें बताता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो याद रख लेना आप, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसमें नेगेटिव साइन से रिलीज होने वाली एंथैल्पी को जाहिर किया जाता है। यानी अगर लिखा हो ना डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव फलां वैल्यू, तो इसका मतलब ये नेगेटिव का साइन बता रहा है हीट या एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे या डायग्राम के तौर पर, जिसमें y एक्सिस पे एंथैल्पी ली गई है जो कि ऊपर के जाने बढ़ रही है, और x एक्सिस पे रिएक्शन की प्रोग्रेस ली गई है। तो आप इस ग्राफ को कैसे बनाएंगे, देखना आप देखें, ये ग्राफ पहले तो ये देखें किस रिएक्शन के लिए है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी हीट या किसकी एंथैल्पी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम होती है। तो जिसकी ज्यादा होती है उसकी ऊपर बनाएं, यानी रिएक्टेंट की होती है HR और प्रोडक्ट की आप बनाएं यहाँ HP का मतलब है हीट ऑफ प्रोडक्ट या एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब बार बार मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा हीट, मैं एंथैल्पी कहूंगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ है, यानी इस जगह पर कौन है, मैं लिख देता हूँ रिएक्टेंट है, ओके। इनकी एनर्जी क्या है, हाई है, इनकी एंथैल्पी हाई है। और यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, आप पूरा लिख दें प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके। और बेशक आप यूं लगाएं, यानी एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ये वाली लाइन चिपकी हुई हो, ये लाइन आगे बढ़ी हुई हो, आपकी मर्जी। किताब में उन्होंने क्या किया है, इसको इसके साथ मिला दिया, मिला भी सकते हैं और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है, ठीक है, मिला भी सकते हैं, ना मिलाना चाहें तो भी ठीक है, दोनों ही सूरतों में आप सही बना रहे होंगे। तो प्यारे बेटे, ये यहाँ पर जो है, अब देखें HR ज्यादा है, यानी रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए ये ऊपर है ग्राफ में। और प्रोडक्ट जो बनेंगे उनकी एनर्जी जो है वो कम है, उनकी एनर्जी जो है वो
थोड़ी है उनकी एंथैल्पी कम है, इसलिए नीचे शो की गई है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान रिएक्टेंट से नीचे हम आ रहे हैं प्रोडक्ट में, या रिएक्टेंट इस हाई लेवल पे हैं और प्रोडक्ट एनर्जी के लिहाज से लो लेवल पे हैं। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि इसमें HP जो है, HP यानी प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो कम है और रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है HR वो ज्यादा है। और अगर आप इसका डेल्टा H निकालना चाहते हैं तो HP माइनस HR दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपके सामने डायग्राम बनाई है इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसे जो है आप डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन की, जिसमें आपको उसने बताया होगा कि वाकई में एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कैसे जाहिर करते हैं। कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में है, इसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ जो कि गैस की हालत में है, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इस दौरान जो डेल्टा H की वैल्यू है दैट इज, इस दौरान जो डेल्टा H की वैल्यू है वो है -393.7 किलो जाउल पर मोल। ठीक हो गया, तो ये एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोट करनी है। तो अगर लॉन्ग में आ जाता है और आ भी सकता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो ये सारी चीजें आप एज इट लिख दें तो पूरे पूरे नंबर ही आपको मिल जाएंगे। शॉर्ट में अगर आता है तो डेफिनेशन लिखें और ये वाला फार्मूला लिखें, ये एग्जांपल लिख दें, काफी है। वो कहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो दीजिएगा, वरना नहीं। अब हम चलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस जो कि दूसरे नंबर वाला है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल सारी बातें इसके उलट होंगी, बिल्कुल जिसको ये समझ आ गया उसको वो भी समझ आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है, जिसके अंदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इवॉल्व नहीं होती, एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, बाहर से, इर्द गिर्द से, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट जो है वो आती है, जज्ब होती है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आगे चलते हैं। इन सच रिएक्शंस, जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें HP जो है, HP वो ग्रेटर देन होती है HR से, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम होती है। इसकी वजह आप देख सकते हैं और समझ भी रहे हैं कि सच रिएक्शंस इन्वॉल्व इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर वाली बात सही हो तो ये कब होगा, जब एंथैल्पी इंक्रीज होगी। यानी मिसाल के तौर पर A इज कन्वर्टेड इनटू B, ये रिएक्टेंट है, फर्ज करो इसकी जो एंथैल्पी है वो है 100, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसकी जो हीट या एंथैल्पी है वो है 150 किलो जूल पर मोल। किसकी ज्यादा है, HP ज्यादा है, HR कम है। तो HR हीट गेन करेंगे, 100 से 150 पर जो पहुंचना है, 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी हासिल करनी होगी, गेन करनी होगी, जज्ब करनी होगी, फिर ही जाके ये बनेंगे। तो इस दौरान HP ज्यादा होती है। और ये कब होगा, HP कब ज्यादा होगी, जब हीट बाहर से जज्ब की जाएगी, एंथैल्पी बढ़ेगी, इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी। ओके, एंड दिस ऑलवेज टेक प्लेस, ये उस वक्त होता है बाय एब्जॉर्ब ऑफ हीट। जाहिर है मैं पढ़ा चुका हूं कि जब हीट एब्जॉर्ब होगी तभी ही प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से बढ़ेगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको जरा यूं लिख लेते हैं, यानी डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR, ये इसका रिलेशनशिप है। और अगर ऊपर वाली वैल्यूज आप पुट करते हैं, यानी HP की जगह पे आप 150 पुट करते हैं और HR की जगह पे 100 पुट करते हैं, तो 150 में से 100 गया, साइन प्लस का लगेगा, तो इसे पॉजिटिव साइन से जाहिर किया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस को। अब हम इसकी टिपिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पढ़ाई थी एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये क्या बला है, ये एक साल्ट है, ठीक है। आप इसको पानी में डाल दें तो ये पानी में जाके अपने आइंस में टूट जाएगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आइन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आइन। तो दिस जो रिएक्शन है दैट इज, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है, जो इसकी एनर्जी चेंज है दैट इज प्लस 16.2 किलो जूल पर मोल। ये प्लस का साइन बताता है कि इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ, होता पता क्या है, होता ये है कि जैसे ही आप पानी में अमोनियम क्लोराइड साल्ट को डालते हैं तो ये इर्द गिर्द सराउंडिंग से हीट को जज्ब करता है, जिसकी वजह से ये हीट जज्ब करके ये टूटता है पानी में, अमोनियम आइन अलग और क्लोराइड का आइन अलग। और एक मजेदार बात, इस दुनिया में जितने भी साल्ट है ना, सबसे ज्यादा पानी में डिजॉल्व होने की जो कैपेबिलिटी या एबिलिटी है
वो इसी अमोनियम क्लोराइड की है। अच्छा, इनका अमोनियम क्लोराइड जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर कूलिंग बैग्स के अंदर। कूलिंग बैग्स क्या होते हैं, अगर आपको कोई इंजरी होगी है, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं तो वो एक बैग होता है वो रख देते हैं, उसके अंदर ज्यादातर ये रिएक्शन हो रहा होता है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है और हीट जज्ब कर रहा होता है। जब हीट जज्ब करता है ना, तो जिस बैग में वो है, जिस बैग में ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन जो है, ये सिस्टम है, वो बैग क्या है, सराउंडिंग है, तो ये रिएक्शन हीट जज्ब करके आगे होता है ना, तो वो जो बैग होगा प्लास्टिक का या रबड़ का, उससे हीट ये जज्ब करेगा और वो बैग ठंडा हो जाएगा और वो आप अपनी जिल्द पे लगाएंगे ताकि खून जो है वो जम जाए या इंजरी जो है उसका वक्ती तौर पर थोड़ा सा इलाज किया जाए। खैर, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं इसका जो ग्राफ है, वो ग्राफ सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट है, इधर उलट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर चले जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट चले गए ऊपर, प्रोडक्ट आ गए इस जगह पे, ठीक है, और रिएक्टेंट जो है वो यहाँ हो गए। ठीक, अच्छा, अब इधर होगा एच आर, इधर होगा एच पी, बिल्कुल इसके उलट देख लें, एच पी इधर है, एच आर इधर है, इधर एच आर इधर, ये रिएक्टेंट हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, और ये क्या है भला, ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में जाना है तो हीट लेकर ऊपर चढ़ेंगे ना, हैं जी, ये लें, तो यहाँ पे होगी डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको यूं लिखना चाहें कि इस ग्राफ में एच पी ज्यादा है एच आर से, बिल्कुल ठीक है, एच आर नीचे है, एच पी ऊपर है, तो ये है डायग्राम फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज के लेक्चर की आखिरी बात, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होती है? देखें, जो भी रिएक्शन है, चाहे वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उस रिएक्शन को जाहिर करने के लिए एक डायग्राम बनाई जाती है जिसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। इससे पहले कि हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझे, हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। वो चीजें पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, समझाऊंगा, देखिएगा। होता क्या है कि ये जो रिएक्टेंट है ना, ए, ठीक है, इस तरह कर लें, ए, इसको खोल के लिख लें, और ये बी, ठीक है, ये A2 ये B2, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये आपस में रिएक्ट कब करेंगे? ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और ये जो दोनों रिएक्टेंट हैं, ये जो है, अगर ये प्रोडक्ट में तब्दील होने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और कोलायन करने के बाद ये बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट, और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही ये प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। अब देखते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है। देखिएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से बनती है। ये देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन क्या लगाई है आपको समझाने के लिए कि ये पक्का बांड था ए और ए के दरमियान, ये भी पक्का बांड था बी और बी के दरमियान। यहाँ ये कच्चा हो रहा है, यानी आधा टूट चुका है, यहाँ भी ये कच्चा हो रहा है, और इन दोनों के दरमियान कोई बांड नहीं है, यानी ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान कोई बांड नहीं है, मगर इस स्टेट पर ए और बी के दरमियान भी बांड बन रहा है, इधर भी ए और बी के दरमियान बांड बन रहा है। तो ये स्टेट कहलाती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। आप इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या इसका एक और नाम भी है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अलावा इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, या इसको कहा जाता है एनर्जी बैरियर। क्या कहा जाता है? एनर्जी बैरियर। ओके, ये तीन नाम हैं इसके। अच्छा, जब ये बनेगा तो इसके बनने के बाद ही प्रोडक्ट बनेंगे। फिर क्या होगा, ये बांड खत्म, ये भी खत्म, इसके दरमियान बन गया, इसके दरमियान बन गया, ये ए और बी बन जाएगा, ये ए और बी। अब ये क्या बन गए? ये हमारे प्रोडक्ट बन गए। ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है या ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है, ये ऐसे ही नहीं बन जाती, ये आम हालत में नहीं बनती। ये पता है कहां बनती है? आइए आपको डायग्राम से समझाता हूं। डायग्राम है हमारे पास, इसमें ये रिएक्टेंट हैं इस जगह पर, ठीक है, और प्रोडक्ट बनने इस जगह पर। रिएक्टेंट ऊपर हैं, एच आर ऊपर है, एच पी नीचे है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन होगा? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डायग्राम बनने जा रही है। देखना, यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पे पहुंचे और फिर यहाँ आ गए। अब समझना इस बात को, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है, मतलब जो रिएक्टेंट अभी हम ले रहे थे A2 और B2, ठीक है, वो रिएक्टेंट जो होते हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, ठीक है, कोलाइजन कर रहे हैं, टकरा भी रहे हैं। अच्छा, ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट यहां पर पहुंचकर ये वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जगह पर ही ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है।
यहां पर आकर ये रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं, टकराकर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, टकराने को बोलते हैं कुलयन, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर प्रोडक्ट में ये तब्दील होते हैं। अच्छा, अब यहां तक पहुंचने के लिए इनको ये वाला एनर्जी बैरियर चढ़ना होगा, क्योंकि इस हाई एनर्जी स्टेट पर ही ये बनने जा रहा है, यहां पर ये नहीं बन सकता। अब ये दोनों यहां पर चढ़ेंगे कब? इन दोनों के अंदर अगर एनर्जी होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने लिखा भी है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो रिएक्टेंट हैं दैट कोलाइड विद प्रॉपर एनर्जी टू ओवरकम एनर्जी बैरियर, इस एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए, ठीक है, इनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। किसके पास? इन रिएक्टेंट के पास, ताकि वो यहां पर पहुंच सकें, और यहां पर पहुंच कर ही ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, फिर ही ये प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। जिन जिन रिएक्शंस में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनता उनमें प्रोडक्ट भी नहीं बनता, और किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए, इसलिए सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आसानी से तब्दील नहीं होते। इसलिए हम या क्या करते हैं, कैटलिस्ट लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, प्रेशर चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ताकि रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए, मतलब रिएक्टेंट को एनर्जी मिल जाए ताकि वो ये बैरियर क्रॉस कर पाए। अब इधर से इधर तक जो एनर्जी, यानी इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी दरकार है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारी बुक में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको याद भी करना है कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर या टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और इसे EA से जाहिर किया जाता है। और यहाँ पे देखें, एक्टिवेशन एनर्जी को हमने ना ऊपर ऊपर तीर को ऊपर शो कराया, यानी ये एनर्जी गेन हो रही है, ये एनर्जी चाहिए। अच्छा, इस एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर अपनी होती है कि वो इस बैरियर को क्रॉस करते हैं, फिर यहां से वो गिरते हैं, इधर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखें, इधर से इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान ये जो है, ये है डेल्टा H, यानी ये वो हीट है जो इस रिएक्शन में रिलीज होगी। रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है, ये डेल्टा H है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्राफ भी वैसे बनाना है जो पहले बनाया था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन x एक्सिस पे, एंथैल्पी जो है वो y एक्सिस पे, इस तरह ऊपर रिएक्टेंट नीचे प्रोडक्ट, जब आप एक्सो के लिए बना रहे होंगे। एंडो के लिए बिल्कुल इसके उलट होगा। अब जरा एंडो की डायग्राम देखेंगे। एंडो में ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट में जाना है। देखें, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, यहां नहीं जाएंगे, पहले ये यहां पहुंचेंगे इधर, फिर ये इधर आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यहां पर होती है ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स, अब क्या होता है, अब देखें यहां से यहां तक जो है इतनी ज्यादा, ये क्या है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और अब इधर से इधर का फर्क देखें, इधर से इधर का फर्क, तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ये दैट इज डेल्टा H, ये यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो एंथैल्पी का चेंज है वो डेल्टा H से जाहिर हो रहा है, वो इस तीर से जाहिर हो रहा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? जी हाँ सर जी। अब मेरी बात सुने, ये जो ये वाला जो ग्राफ है ये एंडोथर्मिक के लिए है, और ये जो है ये एक्सो के लिए है। अब आप मुझे बताएं, एक्टिवेशन एनर्जी एक्सो में ज्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी एंडो में ज्यादा है? ऑब्वियसली जो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है दैट इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे। अब आखिरी बात, क्विक चेक है, पहला पहला वो कहता है ये मीथेन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं, इस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज है यानी चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज -890 किलो जूल पर मोल। माइनस का साइन बता रहा है, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और दूसरा रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर है, ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में, इसकी जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज +572 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन बता रहा है कि ये वाला रिएक्शन एंडो है। वो कहते हैं इन दोनों रिएक्शंस की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं। अब कैसे बनाएंगे आप? सेम ऐसे ही जैसे ये बनी हुई है, यानी ये एक्सो के लिए, ये एंडो के लिए। ऊपर वाला एक्सो है, उसके जो रिएक्टेंट हैं उसको आप यहाँ रिएक्टेंट वाली जगह पे लिख देंगे, इस जगह पे वो आप लिखेंगे CH4 और साथ में लिखेंगे 2O2, और इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे। कैसे? कैसे? CO2 + 2 मोल ऑफ H2O। ओके, और यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू है वो वाली आप लिख देंगे -8989
0.3 किलो जूल पर मोल। ओके हो गया। सेम इसको देखें अगर एंडो के लिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहाँ है, यहाँ लिखें CaCO3 और यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट लिखें CaO ये वाला और साथ में CO2। ओके बच्चे, और डेल्टा H की वैल्यू ये वाली बराबर का साइन लगा के +572 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। शुक्रिया।